वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं यूनिट 1 के तीसरे अध्याय पे, जो है वन और वन्य प्राणी संसाधन। ये हेडिंग्स हो गए जिसके थ्रू आप इजिली रिवाइज कर पाइएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि वन कितना है, कहाँ कहाँ, वर्ल्ड में, इंडिया में और बिहार में। 1948 में पूरे विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन था और ये पूछा हुआ प्रश्न है, 4 अरब हेक्टेयर। 1963 में 3.8 हुआ, 1990 में 3.4 हुआ, 2005 में थोड़ा सा बढ़ गया 3.95। और आपका बुक जो है 2005 तक के आंकड़े की ही बात कर रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। तो लगभग ये हम 1948 के फिर से पास चले गए। ये उस समय की कुल भूमि का 30% है। जो विश्व में जो कुल भूमि है उसके 30% भाग पे वन था 2005 में। ये 2023 और 25 वाले आंकड़े जो हैं वो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा वन किस देश में है, तो आंसर हो जाएगा रूस, उसके बाद ब्राजील, फिर कनाडा। भारत के स्थान पूछी जाए तो भारत का स्थान हो जाएगा 10वां, और हर साल नए वन ऐड करने में, वन जोड़ने में भारत का स्थान है दूसरा। पर ये पुराने आंकड़े हैं 2005 वाले। अगर आप नए आंकड़े की बात करें जो 2025 वाला डाटा कहता है, तो भारत का स्थान 9वां है और हर साल वन ऐड करने में स्थान है तीसरा। अब हम आ जाते हैं इंडिया के ऊपर। टोटल वन 2003 में कितना था, 20.55%। 2005 में कितना हो गया, 20.60%, 0.5 का इजाफा हुआ है। और 2011 की बात करें तो ये बढ़कर हो गया 21.05%। फिर ये देखिए 2023 वाला नवीनतम आंकड़ा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए। अगर आपसे ये पूछ दे इंडिया में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। ये हो गया सबसे ज्यादा वन। अगर ये पूछ दे कि किस जगह, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, किस जगह सबसे ज्यादा वन पाया जाता है उसकी भूमि के रिस्पेक्ट में, तो आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, क्योंकि कुल भूमि का 90% जो है वो है वन। मैप में देख लीजिए, ये हो गया मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वन, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। अगर भूमि का सबसे बड़ा पार्ट कह दिया जाए कि कहाँ वन है, तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार। ये सब 2005 के आंकड़े के हिसाब से। और अब हम आ जाते हैं बिहार पे। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 2005 के हिसाब से 7.10% वन है 2005 में, जो अब बढ़कर 8.0% हो गया। मतलब बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। और ये पूछ दिया जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा कैमूर, दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण और लास्ट में तीसरे नंबर पे मतलब रोहतास। बिहार में 38 जिले हैं। अब हम आते हैं भारत में कितने तरह के वन पाए जाते हैं। सबसे पहले वन आच्छादन की बात करते हैं, डेंसिटी के आधार पे। यदि मान लीजिए ये भूमि है और भूमि के 70% क्षेत्र में वन है तो उसको कहेंगे अत्यंत सघन वन। भूमि के 40 से 70% क्षेत्र पे अगर वन है तो उसको कहेंगे सामान्य सघन वन। अगर 10 से 40% क्षेत्र पर वन है तो उसको कहेंगे खुला वन। और 10% से कम क्षेत्र पर वन है तो उसको कहेंगे झाड़िया, उसको वन ही नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, झाड़िया। इस तरह से कुल मिलाकर 2005 में 20.6% वन था, जिसमें VDF यानी अत्यंत सघन वन का हिस्सा था 1.66%। यानी अत्यंत सघन वन बहुत कम है भारत में। ज्यादातर कौन है, सामान्य सघन वन और खुला वन। देख लीजिए 10.12% और खुला वन कितना हो गया 8.82%। ये डाटा याद नहीं होना चाहिए, ये बस आप जान लीजिए अत्यंत सघन वन बहुत कम है, सामान्य सघन वन सबसे ज्यादा है और खुला वन 3rd नंबर पे है। एक और हो गया मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, जहां दलदल भूमि होती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पश्चिमी बंगाल में, क्योंकि वही है सुंदरबन डेल्टा। ये सेम चीज है, आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है वो सेम चीज है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं इसकी कहाँ पे वन पाया जा रहा है और कहाँ पे नहीं पाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये वेरी डेंस फॉरेस्ट दिखा रखा है, जो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में ज्यादा है। वनों का वर्गीकरण हम प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी करते हैं, वो भी 3 तरह से। सबसे पहला हो गया आरक्षित वन, दूसरा हो गया रक्षित वन और तीसरा हो गया अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन क्या है कि वहां परमिशन नहीं मिलती है, वहां पे आप निषेध है, जाना ही निषेध है। आप लकड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, आप अपने मवेशी को लेकर वहां चरा नहीं सकते हैं, अनुमति नहीं मिलती है, बहुत कम अनुमति मिलती है। रक्षित वन क्या है, परमिशन मिले तो आप बकरी उकरी को, जानवर को भी ले जा सकते हैं और वहां से लकड़ी भी चुन सकते हैं। और तीसरा हो गया अवर्गीकृत वन, एक व्यक्ति भी ओन कर सकता है, किसी समुदाय का भी हो सकता है या सरकार के अंदर भी हो सकता है। यदि सरकार के अंदर है तो सरकार टैक्स लगा सकती है। इन सब चीज को आप पढ़ लें। ये तो हो गया वन के प्रकार। अब हम आते हैं कि वन कम क्यों हुए हैं। अगर आप डाटा देखें तो 20वीं सदी के मध्य में 24% के आसपास वन था और 21वीं सदी के आरंभ में 19% के आसपास हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो मुख्यतः 5 कारण बताए गए हैं। कौन कौन सा जी। पहला है कृषि भूमि में परिवर्तन। 1951 से 80 के बीच में हमने 26,200 वर्ग किलोमीटर वन को काट दिया है खेती के लिए। और पूर्वोत्तर भारत में तो झूम खेती चलती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद हम कई विकास परियोजना लेकर आते हैं। 1952 से अब तक नदी घाटी परियोजनाओं में हमने 5,000 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र है उसको काट दिया है। इसके अलावा जब हम रेल मार्ग बनाते हैं, सड़क मार्ग बनाते हैं, औद्योगिक विकास करते हैं, तो इन सब के अंतर्गत भी तो पेड़ को काटना पड़ता है। अनियंत्रित खनन ये भी बहुत बड़ा कारण है जिससे वन अंधाधुंध कट रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल का डोलोमाई बक्सा टाइगर रिजर्व खनन के कारण गंभीर संकट में है। एकल वृक्षारोपण, एक ही तरह का वृक्ष रोपने से, जैसे सागवान और चीड़ पाइन जैसे व्यावसायिक पेड़ों के रोपने से प्राकृतिक
ओक और रोडोडेंड्रोन के वन नष्ट हो गए हैं। एक ही तरह का अपना फायदा देकर हम एक ही तरह का वन रोप रहे हैं, एक ही तरह का पेड़ रोप रहे हैं। और पांचवा कारण है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण जैसे अम्लीय वर्षा हुई, तो अम्लीय वर्षा से क्या होता है, अंडा का जो ऊपरी वाला कवच है वो खराब हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये कहीं ना कहीं वन्य जीव को प्रभावित करेगा। तो ये 5 कारण हो गए जिससे वन और वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं। अब हम अगला देख रहे हैं कि मानवीय प्रभाव, मनुष्य जो है वो वनों को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले है मनुष्य ने प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण किया है। कैसे किया है, जैसे मान लीजिए जंगल है तो मनुष्य अपना घर बना दे रहा है यहाँ पे, तो बताइए क्या ये अतिक्रमण नहीं है पशुओं के या वन्य जीवों के घरों का? बिल्कुल है। दूसरा है प्रदूषण जनित जीवन चक्र व्यवधान। अब मनुष्य है तो कचरा फेंकेगा अपना, उसके कारण अम्लीय वर्षा भी हुई है। अम्लीय वर्षा होगी तो अंडा खराब हो जाएगा। कचरा फेंकेगा तो मान लीजिए नीलगाय है या कोई पशु है, प्लास्टिक खा लिया मर गया। और तीसरा हो गया आर्थिक दोहन और तस्करी। अब यहाँ मानव रह रहा है तो क्या करेगा कि कोई देखा कि सांप का जहर है उसको बेच देगा, मारकर ही बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा अब उसको सींग अच्छा लग गया हिरन का तो उसको बेच देगा। हाथी है तो उसका दांत काट के बेच देगा। उसके बाद बाघ का छाल या बहुत सारे जानवरों का छाल भी बेचता है सब। और इस तरह से हम देखते हैं कि मानव जो है कहीं ना कहीं निगेटिव वे में इंपैक्ट कर रहा है वन और वन्य जीव प्राणियों को। यहाँ तक तो बातें हो गई भाई साहब, हम लोग काम खराब कर रहे हैं तो इसको ठीक कैसे किया जाए, इसका संरक्षण करके हम ठीक कर सकते हैं। वनों का संरक्षण जो है कोई नई बात नहीं है, पहले से भी चली आ रही है। देखिए सम्राट अशोक जो है वो एक शिलालेख, आप जानते होंगे सम्राट अशोक के शिलालेख बहुत फेमस है। अब उन्होंने शिलालेख में लिखवा रखा है अब से जो जीव है उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि राजा जो है वो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हमें वन्य जीवों को नहीं मारना चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अगला है अमृता देवी बिश्नोई। 1731 की बात है। इस समय 363 लोग और अमृता देवी बिश्नोई अपना जान दे रही है पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। फिर बाद में जो राजा आदेश दिया रहता है उसको बहुत अफसोस होता है और तब से वो वन और वन्य जीवों को काटने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। बिश्नोई समाज बहुत फेमस है पेड़ पौधों और जानवरों को बचाने के लिए। और ये घटना चिपको आंदोलन के लिए प्रेरणा बनती है। वो चिपको आंदोलन जो 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद देखते हैं आदिवासी योगदान। जी बिल्कुल, आज के आंकड़ा की बात करें तो लगभग 25% वन है। ये हम आज के आंकड़ा की बात कर रहे हैं। वहीं अगर भारत के 188 आदिवासी जिलों की बात करें तो वहां पे 60.11% क्षेत्र पे वन है। पूरे भारत का एवरेज कितना है 25%। और 188 आदिवासी जिलों का एवरेज कितना है 60.11%। इसका मतलब ये निकलता है कि आदिवासी लोग जो हैं जिन्हें हम कई बार नीचा देखते हैं वो हमारे जंगलों को बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं। इसके अलावा लोक परंपरा जैसे वृक्षों की पूजा, पीपल का पेड़ आप काट सकते हैं? नहीं काट सकते। उसके बाद पशु पक्षियों का दाना डालना, ये हमारी संस्कृति में है, इससे भी पेड़ों की रक्षा हो रही है। हमने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है, बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया है, तो इस तरह से भी हम संरक्षण दे रहे हैं। तो ये हो गया परंपरा से चली आ रही बातें। ये तो हो गई एक बात। अगर संरक्षण की बात करें तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं हो जाएगा, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और इसके लिए एक संस्था की जरूरत है। तो वर्ल्ड के लेवल पे भी संस्था है और इंडिया के लेवल पे ही संस्था है। तो चलिए वर्ल्ड के लेवल के संस्था की बात करते हैं। वर्ल्ड के लेवल पर 2 संस्थाएं काम करती है मुख्यतः, एक है IUCN और दूसरा है WWF। IUCN जो है 1964 से एक रेड डाटा बुक तैयार करती है जिसमें ये लिस्ट रखी रहती है, ये पूरे सर्वे करती है और ये देखती है, उस लिस्ट में जारी करती है कि ये स्पीसीज जो है खतरे में है, ये जाति जो है, ये प्रजाति जो है अब ये विलुप्त होने वाले है या विलुप्त हो गया है, ये सब का डाटा वो रखती है। IUCN एज ए संस्था की बात की जाए तो ये 1948 में इसकी स्थापना होती है IUPN के नाम से। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। इसका हेडक्वार्टर रहता है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। 1956 में इसका नाम बदल कर दिया जाता है IUCN। 1956 से 1989 तक इसका नाम रहता है IUCN। फिर 1990 से 2008 तक इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। आपका बुक जो 2005 तक का ही डाटा रखा हुआ है तो ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन नाम पूछ दे। खुशखबरी ये कि 2008 के बाद फिर से इसका नाम बदलकर कर दिया गया है IUCN। उसके बाद है WWF। देखिए IUCN जो है वो प्लान बनाती है और WWF का काम क्या काम है, जमीनी स्तर पर काम करना, कैसे ये होगा वो बनाती है कि ऐसे होगा और WWF वो करती है कि देखिए ऐसे, जैसे फेंसिंग करना, कोई प्रवेश न कर जाए इसका ख्याल रखना, फंड देना, ये सब। इंडिया में भी रेड डाटा बुक तैयार किया गया था, IUCN किया था 1964 में। उसी तर्ज पर इंडिया में भी 1970 के दशक में हमने रेड डाटा बुक तैयार किया था ताकि हम स्पीसीज को सर्वे करेंगे, देखेंगे कि ये प्रजाति खतरे में है या नहीं है। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ZSI और BSI के द्वारा, मतलब भारतीय प्राणी संरक्षण और भारतीय वनस्पतिक संरक्षण के द्वारा। इसके अलावा BSI जो है भारतीय वनस्पति संरक्षण एक ग्रीन बुक भी निकालती है जो दुर्लभ प्रजाति के पौधों का विवरण रखती है। ये तो बात हो गई संस्था की। अब हुआ क्या? तो देखिए संरक्षण जो है वो 2 तरह का होता है। सबसे पहले संरक्षण जान लेते हैं। अगर हम किसी जानवर को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दे रहे हैं तो इसको कहेंगे इन सितु संरक्षण। और यदि हम किसी जानवर को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर संरक्षण दे रहे हैं तो उसको कहेंगे एक्स सितु। अब यहाँ पे आपके में इन सितु को डिटेल में दिया गया है, यानी प्राकृतिक जगह पे रक्षा को डिटेल में दिया गया है। 3 तरह के प्राकृतिक रक्षा का हमने उपाय कर रखा है। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बनाकर हम जानवरों को उनके प्राकृतिक जगह पे ही सुरक्षा दे रहे हैं। भारत में जो है टोटल 85 राष्ट्रीय उद्यान है, ये 2005 का डाटा है।
अभी बढ़कर हो गया 107। राष्ट्रीय उद्यान में आप बाहरी हस्तक्षेप जो है वर्जित है, मतलब आप कृषि नहीं कर सकते, पशु चारा निर्माण आदि बिल्कुल वर्जित रहता है। दूसरा तरह का है विहार या अभ्यारण्य, इसकी संख्या 448 है 2005 के हिसाब से। इसमें सीमित मानवीय गतिविधियां हैं, कृषि कर सकते हैं, मछली पकड़ना आदि ये अलाउड है लेकिन सीमित स्तर तक। और तीसरा है जैव मंडल, इसकी संख्या भारत में 18 है और आज भी 18 है। नए डाटा की बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान 85 से बढ़कर 107 हो गए हैं। अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये 448 से बढ़कर 573 हो गए हैं और जैव मंडल की बात की जाए तो 18 ही है। जो ध्यान देने वाली बात है ये है कि जैव मंडल में 12 जैव मंडल, आपके जो एग्जाम में आएगा वो 12 आएगा, मैं क्लास 10th बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आपको लिखना है कि 12 जैव मंडल जो है उसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है, उसको यूनेस्को चिन्हित करता है। यूनेस्को का सपोर्ट कितने को प्राप्त है? 18 में से 12 को। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी संख्या 12 से बढ़कर कितनी हो गई है? 13। उसके बाद आता है टाइगर रिजर्व। अब देखिए हम स्पेशल फोकस करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान 3 तो हो गया, राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद विहार अभ्यारण्य और जैव मंडल, ये 3 हो गया। इसके अलावा देखिए हमने देखा कि बाघ की संख्या बहुत घट रही है, तो हमने स्पेशल टाइगर रिजर्व बनाया टाइगरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जिसकी संख्या 58 है। चलिए थोड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लिया जाए। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। ये हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। सबसे छोटा साउथ बथन आइलैंड कहाँ है? अंडमान में। प्रथम उद्यान कौन था? जिम कॉर्बेट, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कब बना था? 1936 में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कौन है? केबुल लामजाओ, कहाँ मिलेगा आपको? मणिपुर में। ये कई बार एग्जाम्स में पूछता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी और क्लास 10th के बोर्ड में भी। विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान कहाँ है? केबुल लामजाओ, मणिपुर में। 1952 के आसपास चीते जो है इंडिया में खत्म हो गए थे, तो हमने उनको फिर से बसाया है 4-5 सालों में। और किस राष्ट्रीय उद्यान में बसाया है? तो उसका नाम है कूनो, मध्य प्रदेश में है जो। इसके अलावा आपको याद रखना है काजीरंगा, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? असम में। उसके बाद है गुजरात का गिर, ये किस लिए फेमस है? एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है ये गिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे जिम कॉर्बेट है। आपको पूछे नंदा देवी कहाँ पे है, तो ये आपको उत्तराखंड में है। उसके बाद हम बात करते हैं वन्य जीवन अभ्यारण्य की, तो सबसे बड़ा वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में, कच्छ डेजर्ट नाम है इसका। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम क्या है? वो है कच्छ बस्टर्ड। कच्छ डेजर्ट सबसे बड़ा, कच्छ बस्टर्ड सबसे छोटा, और ये दोनों ही गुजरात में ही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में सबसे ज्यादा वन्य जीवन अभ्यारण्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आपसे ये पूछा जाए कि पहला पक्षी अभ्यारण्य का नाम बताइए, तो हो जाएगा वेंदा तंगल पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, और इसकी स्थापना भी 1936 में हुई थी, जिस वर्ष पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब हम आते हैं जैव मंडल पर। देखिए नवीनतम आंकड़ा लिखा हुआ है, आपको बोर्ड में 12 ही लिखना है, 12 जैव मंडल है और ये 12। देखिए 13 वाला जो है लास्ट वाला को 2025 में जोड़ा गया है, शीत मरुस्थल। आपसे पूछेगा पहला जैव मंडल, तो नीलगिरी। अब इंडिया के मैप में देखिए तो यहाँ पे है नीलगिरी, नीचे साउथ में। सबसे बड़ा जैव मंडल कच्छ का रण, गुजरात में है। सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा, ये एग्जाम में पूछा है। इसका हमने बोला था कि भाई हमने टाइगर के बचाव के लिए काम किया है। अभी तक हमने 58 टाइगर रिजर्व बनाया है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 58वां का नाम है माधव बाघ अभ्यारण्य, जो मध्य प्रदेश में बनाया गया मार्च 2025 में, और ये जनवरी 2026 तक लेटेस्ट है। बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला बाघ अभ्यारण्य और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी पहला बाघ अभ्यारण्य कौन था? जिम कॉर्बेट, 1973 में। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान हुआ। अब हमने इसके इतने पार्ट को कह दिया कि यहाँ ये वाला एरिया जो है अब ये टाइगर रिजर्व है, मतलब टाइगर के लिए स्पेशल जगह चूज कर लिया गया। और ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था टाइगर रिजर्व वाला? 1973 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। क्या नाम है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सबसे छोटा अभ्यारण्य बोरबाग अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य बोरबाग अभ्यारण्य, महाराष्ट्र। सर्वाधिक बाघ घनत्व तो कहां पे मिलेगा आपको? जिम कॉर्बेट में। मैंने आपको बताया था कि IUCN का क्या काम है? रेड डाटा बुक तैयार करती है, कौन विलुप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इतने सारे कैटेगरीज हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं इसके, इनमें ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं जैव विविधता पर। जैव विविधता क्या है? इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र में डिफरेंट टाइप के जो प्रजाति पाए जाते हैं, जैसे हर तरह का जीव जंतु, सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल वट वृक्ष, हाथी, ब्लू हेविल तक करोड़ जीवधारी सम्मिलित हैं, किसी क्षेत्र में रह रहे हैं। इसका मतलब उसमें जैव विविधता बहुत ज्यादा है। मान लीजिए एक ही तरह का वहां पे जानवर या पौधा है, तो जैव विविधता बहुत कम है, इस तरह मानिए। आपके बुक के हिसाब से पूरे विश्व में 17 से 18 लाख प्रजातियां हैं, थोड़ा सा बड़ा है। ये नया डाटा दिया, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तब देखें। मेगा विविधता का क्या मतलब है? मेगा विविधता का मतलब है कि जैव विविधता बहुत ज्यादा मात्रा में, 2005 के हिसाब से बात कर रहे हैं, कि उस समय टोटल 12 देश थे जहां पे मेगा विविधता पाई जाती है और भारत उसमें शामिल था। 2026 की क्या स्थिति है कि अभी 17 मेगा विविधता वाला देश है, भारत तो है ही है उसमें। हम 2005 वाले डाटा पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। भारत में कुल प्रजातियां कितनी है? 1.6 लाख, जो पूरे विश्व का 8% हुआ। भारत में कितनी प्रजातियां हैं? 1.6 लाख, जो पूरे विश्व का 8% है। भारत में चावल के टोटल 50,000 से 60,000 किस्में मिलती हैं। वनस्पतिक क्षेत्र कितना है? 8 प्रमुख वनस्पतिक क्षेत्र है, जो अब बढ़कर 9 हो गया है। अब हम देखते हैं कि जैव विविधता तो है, पर क्या इसमें जोखिम भी है? तो जी हाँ है। इसका एग्जाम्पल ये देखिए कि अभी तक भारत में 744
प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि प्रॉब्लम तो है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये सारे देश हैं जहां पे मेगा विविधता पाई जाती, मेगा जैव विविधता। ये तो पता चल रहा है कि विलुप्त है या विलुप्त होने के कगार पे है। कारण देख लेते हैं। अवैध शिकार या तस्करी। जैव विविधता क्यों खत्म हो रहा है? अवैध शिकार या तस्करी उसका मुख्य कारण में से है। आवास का विनाश, जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोग वनों को काट रहे हैं। उसके बाद है जैव अपहरण। ये जैव अपहरण क्या होता है? जनरली विकसित देशों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ जैसे तुलसी जी हैं, तो तुलसी जी में बहुत ज्यादा अच्छा गुण है। यूएसए सब आया और मान लीजिए उनका उस पर रिसर्च किया और उनके क्वालिटी को पकड़ के दूसरे पौधे में डाल दिया, तो हमारे तुलसी जी का गुण किस में चला गया? दूसरे पौधे में। इसी को कहते हैं जैव अपहरण। बाघ की घटती संख्या, ये साफ साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है। देखिए 20वीं सदी के शुरुआत में 5500 बाघ थे, 1973 में घटकर कितना हो गए? 1827। तभी ना हम 1973 में क्या शुरू किए? बाघ परियोजना। क्या शुरू किए? बाघ परियोजना। और कुछ फायदा हुआ है। अभी तक तो हमें पता चल गया कि जैव जो विविधता जोखिम में है, क्या कारण है कि वो खत्म हो रहे हैं। अब हम इस बात करेंगे कैसे उनको बचाया जाए, उनको संरक्षण कैसे प्रदान किया जाए। इस क्रम में एक टर्म आता है हॉट स्पॉट्स। ये हॉट स्पॉट्स क्या है? देखिए ये टर्म दिया था नॉर्मन मायर्स ने, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में एक टर्म दिया था जिसका नाम है हॉट स्पॉट। ये क्या हुआ जी कि जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है जहाँ पे विविधता पाई जा रही है, जैव विविधता खूब पाई जा रही है, लेकिन उसको जोखिम है कि ये खत्म हो जाएगा, वैसे जगह को हम कहते हैं हॉट स्पॉट्स। और भारत की बात की जाए तो भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं। विश्व में 2005 के हिसाब से 25 थे, अब बढ़कर हो गए हैं 36, लेकिन भारत में पहले भी 4 था, अभी भी 4 है। तो सबसे पहले संरक्षण के लिए हम लोग क्या किया है? हॉट स्पॉट को चिन्हित किए हैं। दूसरा है प्रजनन केंद्र पर ध्यान दिए हैं। जैसे घड़ियाल प्रजनन केंद्र खुला गया है मुरैना में, मध्य प्रदेश के मुरैना में। अब इसमें क्या होता है जी, घड़ियाल जो विलुप्त होने के कगार पर होगा तो उसको हम आर्टिफिशियली ब्रीड कराएंगे और नए नए घड़ियाल तैयार करेंगे। सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? नंदनकानन में, उड़ीसा के नंदनकानन में। हमने बाघ परियोजना शुरू किया 1973 में। इसके अलावा हमने कानूनी ढांचा लेकर आए। अफ्रीकन कन्वेंशन 1968, ये वर्ल्ड लेवल पर है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु। रामसार कन्वेंशन 1971 में लेकर आए, वेटलैंड आर्द्र भूमि को बचाने के लिए। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन लेकर आए 1972 में, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए। हम अनुच्छेद 21 लेकर आए हैं जो स्वच्छ पर्यावरण की बात करता है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड लेकर आए 1952 में, इसे अब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेकर आए 1972 में। जैव विविधता अधिनियम लेकर आए हैं 2002 में। इससे प्रश्न आते हैं। देखिए समुदायों की भी बहुत ज्यादा भूमिका रही है और जन आंदोलनों की भी जैव विविधता को बचाने में। एक एग्जांपल है राजस्थान में सरिस्का जो है उस क्षेत्र में, वहां पे जब ये एक तरह का अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे जब खनन होने लगा, जब जैव विविधता पर हानि पहुंची तो ग्रामीणों ने वहां पे विरोध किया। उसके बाद हम जानते ही हैं फेमस चिपको आंदोलन 1972 में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ठेकेदारों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? ठेकेदारों के विरुद्ध। फिर टिहरी आंदोलन या बीज बचाओ आंदोलन, रासायनिक रहित खेती का समर्थन हुआ था, एंड सो ऑन। उसमें हम आदिवासी परंपरा की भूमिका तो जानते ही हैं। ये देखिए प्रजनन और अंकुरन काल में शिकार या जंगल प्रवेश पर स्वतः प्रतिबंध लगा देते हैं आदिवासी लोग, इतनी शानदार परंपरा है। वहीं देखिए बिहार दरभंगा में कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य में स्थानीय लोगों ने प्रवास पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई। तो ये हुई ना जी जीव विविधता को बचाने का प्रयास। अब हम देखते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जीव विविधता की उपयोगिता। दो तरह से इसकी उपयोगिता देखेंगे, एक औषधीय उपयोग और एक कृषि में। देखिए एक मर्फीन है, मर्फीन हम प्राप्त करते हैं अफीम के पौधे से। मर्फीन कहां से प्राप्त करते हैं? अफीम के पौधे से। और ये तीव्र दर्द निवारक है, एनाल्जेसिक्स, बहुत बढ़िया। उनैन, ये किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोना वृक्ष की सूखी छाल से प्राप्त किया जाता है। और ये किस लिए उपयोग होता है? मलेरिया को भगाने में। टेक्सोल, हिमालय यव की छाल, पत्ती और जड़ों से टेक्सोल तैयार किया जाता है। भाई साहब ये कैंसर रोधी रसायन है, सबसे शक्तिशाली। जीवनी, ये मिलता है आरोग्य पाचा, ये केरल के पश्चिमी घाटों के आरोग्य पाचा से हमें प्राप्त होता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक शक्तिशाली, ऊर्जादायक और तनाव रोधी है। आजकल स्ट्रेस बहुतों को हो रहा है, तो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा बढ़िया काम करेगा जीवानी। उसके बाद देखिए जंगली चावल ने एशियाई धान को 4 प्रमुख रोगों से बचाया है। ये सारे प्रश्न है जिसे आप ट्राई कीजिएगा, आपको पक्का बन जाएगा। यहाँ पे मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी इंक्लूड कर दिया है और उनके आंसर्स भी हैं। मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और उसके अलावा ये देखिए, ये पिछले साल के प्रश्न है जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से कौन कौन क्वेश्चन आए, ये देख लीजिए। उसके बाद वन रिपोर्ट और सांख्यिकी से इतने सारे प्रश्न आए, औषधि और आयुर्वेद से ये प्रश्न आए, कानून परियोजनाएं और संस्थान से ये सारे प्रश्न आए, पर्यावरण सम्मेलन से ये प्रश्न आए। इसमें कुछ चैप्टर 1 का भी है, चैप्टर 0 की कह दीजिए, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से भी है। और ये लास्ट हो गया विविध, जैसे कि FA रिपोर्ट 1948, उस समय विश्व में कितना हेक्टेयर वन था? 4 अरब हेक्टेयर। तो ये पूछा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर। और ये देख लीजिए विशिष्ट जीव डॉल्फिन, ये सिर्फ भारत या दक्षिणी एशिया की नदियों में मिलता है, हर जगह नहीं प्राप्त होता है। कुछ और भी देख लीजिए, सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व डिब्रू सखोवा, मैंने बताया था आपको। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडल कितने हैं? 12, अब 13 हो गए हैं, लेकिन 2005 के हिसाब से 12 ही सही होगा, एंड सो ऑन। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।